ये मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया। इस तरह शेलों के ऊपर अक्सर जगह आप देखते हैं वाइट कलर का या इस तरह के एरो के निशान होते हैं। या आपको मिसाल दूँ, ये अब जो फंडर आपको नज़र आ रहा है टायर नुमा, ये ओल्ड फंडर कहलाता है। ये आपके सामने टग के कितने किस्म के जो हैं प्रोपेलर होते हैं, ये 4 किस्म के। मैं हूँ आबिद अली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इसी उम्मीद के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज़। और अब तक जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक दफ़ा फिर मैं हाजिर हुआ हूँ हैंगटोंग 77 शिप के हवाले से। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि घर पे बैठ के तफसीली एक व्लॉग बनाऊँगा और जो चीज़ें ऑपरेशन से पहले की थी और ऑपरेशन के बाद की थी तो आपके साथ शेयर करेंगे। मैंने इस पर तकरीबन 3 व्लॉग बना चुका हूँ तफसीली। ऑपरेशन से पहले एक बनाया और ऑपरेशन के बाद 2 बनाए, तो वो आप दोस्तों ने अगर नहीं देखे तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप वो जाके भी देख सकते हैं। जी, तो आज के इस व्लॉग के अंदर जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा टग के हवाले से, विंच के हवाले से, या हैंगटोंग 77 शिप के हवाले से, या एवर गिवन शिप के हवाले से, तो वो पिक्चर और वीडियो की सूरत में मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। वीडियो और पिक्चर की मदद से आप बआसानी समझ सकेंगे। जी, तो हम बात करें हैंगटोंग 77 शिप के पाकिस्तान आने का मकसद क्या था और ये क्यों पाकिस्तान आया, और इसने पाकिस्तान आके कोई अपना जो कार्गो था या अपने कोई कंटेनर थे यहाँ छोड़ने थे या किसी और हवाले से आया। असल में ये शिप जो अपना क्रू लेने आया था, और जो शिप क्रू लेने आता है तो उसका जो कांटेक्ट होता है सिर्फ चैनल तक होता है। वो शिप वहीं चैनल पर खड़ा होता है, वहीं से अपना क्रू लेता है या अपना क्रू छोड़ता है, वहीं से वो वापस चला जाता है। तो इस शिप की भी नोयत यही थी कि ये अपना क्रू लेने आया था और चैनल पर खड़ा था। चैनल अमूमन पोर्ट से दूर होता है, जिस तरह हमारे जो पोर्ट से अगर हम बात करें मनोरा से हमारा चैनल नज़र आता है, अगर सीरियो से भी हम देखेंगे तो हमारा चैनल नज़र आता है। तो चैनल पे शिप आके अपने जो एंकर जो है ड्रॉप कर देते हैं। तो इसने भी अपने एंकर ड्रॉप किए और इसने क्रू लिया पाकिस्तान से दोबारा वापस। जब ओपन सी में गया तो इसे सी बहुत ज़्यादा रफ़ मिला तो ये वापस आ गया। वापस आया अपने आके चैनल पे इसने दोबारा अपना जो है एंकर ड्रॉप किया। इसी वक्त के अंदर इसने अपना एक एंकर खो दिया और फिर इसका दूसरा भी एंकर इसी तरह इसने खो दिया। वैसे अमूमन जो शिप के अंदर एंकर होते हैं फॉरवर्ड पे 2 एंकर होते हैं, और इस शिप के जो है हैंगटोंग 77 शिप के 4 एंकर थे, 2 फॉरवर्ड पे और 2 हाफ पे थे। इसने फॉरवर्ड दोनों एंकर खोए और इसने मेडे की कॉल दी, इसको मदद ना मिली, तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते ये शिप आके सीवियो के साइड के ऊपर ग्राउंड हुआ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ एक बड़े हादसे की तरफ जो आज से चंद महीने पहले एक शिप के साथ पेश आया, और बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है, उसका वो शिप था एवर गिवन के नाम से ये शिप है, और आपको ये वीडियो में इसकी पिक्चर नज़र भी आ रही होगी। इस शिप के साथ जो हादसा पेश आया ये एक कनाल के अंदर पेश आया। तो कनाल का मकसद होता है जैसे आम लफ्ज़ों में कहें शॉर्ट रूट, एक सी से दूसरे सी में ले जाने के लिए जो शॉर्ट रूट इख्तियार करते हैं शिप, उसे कनाल कहते हैं। इस तरह काफ़ी सारी कनाल है, पनामा कनाल है, ये इजिप्ट कनाल भी है, इसे सूज कनाल जैसे कहते हैं, और अनकरीब तुर्की भी इस पर एक कनाल बनाने वाला है। शिप की जो सारी चीज़ें नॉर्मल की तरह चल रही थी, इसके जो इंजन थे हर चीज़ ओके थी, लेकिन ये हादसा क्यों पेश आया कि हवा के दबाव ने शिप को धकेला और जाते जाते कनाल के एक किनारे पर सिर्फ जो वो हम कहें जिसे शिप की चोंच होती है वो सिर्फ हिट हुई, जैसे हम कहें शिप ग्राउंड हो गया या स्टिक हो गया। ये कनाल तकरीबन 7 दिन ब्लॉक रही, और इस ब्लॉक रहने की वजह से जो कंपनियों को इसका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ। ये जो एवर गिवन शिप था ये 7 दिन उस कनाल के अंदर खड़ा रहा, लेकिन 7 दिन उन्होंने हैवी से हैवी ट्रक का इस्तेमाल किया, उसके अंदर उन्होंने शावल की मदद ली और एक्सीवेटर की मदद ली, उससे उन्होंने 7 दिन के अंदर इससे ऑपरेशन में कामयाब हुए। तो ये था एवर गिवन शिप, जो इस शिप से 100 गुना बड़ा कहें तो कहना मुनासिब होगा, क्योंकि वो लोड के हिसाब से इस शिप से ज़्यादा था, और अगर कंटेनर के हिसाब से कहें तब भी वो इस शिप से ज़्यादा था। एक छोटा सा शिप है। आज जो इस शिप को यहाँ ग्राउंड हुए तकरीबन 45 दिन हो गए। हैंगटोंग 77 शिप की ग्राउंड होने की वजह जो है और जो सिचुएशन है वो उस शिप से बहुत मुख्तलिफ है। ये शिप पूरा का पूरा इस वक्त जो है मट्टी के ऊपर है। इसकी अगर बॉटम की बात करें, जो बॉटम है पूरा का पूरा मट्टी के ऊपर पड़ा हुआ, तकरीबन 1 से 2 फीट पानी इसके करीब है। मैंने इसकी भी एक पिक्चर ली है एक शिप की, तो पिक्चर से मैं आपको थोड़ा सा आसानी से समझाऊंगा। हैंगटोंग 77 शिप से पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ और समझाना चाह रहा हूँ कि अक्सर आपने शिप के शेलों के ऊपर जो साइड के शेल होते हैं या उसके हाफ्ट होती है, AFT हाफ्ट जो होती है, उसके ऊपर आपने अक्सर शिप का नाम देखते हैं और IM नंबर लिखा होता है। IM नंबर से अगर किसी शिप की कोई डिटेल चेक करनी हो तो IM नंबर आप सर्च करेंगे तो उससे पूरी उस शिप की पूरी डिटेल निकल आएगी कि शिप किस कंपनी ने बनाया या किस कंपनी का, जो भी उसकी XYZ जो भी डिटेल वहाँ से निकल आएगी। और अक्सर जो शेलों के ऊपर जो बराबर के जो साइडों के शेल होते हैं, अगर मैं थोड़ा सा आपको ये पिक्चर से समझाऊँ तो इस तरह जो शेल होते हैं शिप के,
ये मैंने बोर्ड का इस्तेमाल किया। इस तरह शेलों के ऊपर अक्सर जगह आप देखते हैं वाइट कलर का या इस तरह के एरो के निशान होते हैं या मुख्तलिफ साइन होते हैं। फ़ैन का जो है फ़ैन नुमा जो बना होता है, इसका क्या मकसद होता है, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अब फ़र्ज़ करें किसी शिप के बिल्कुल चोंच के करीब आके इस तरह का कोई भी डॉट बना हुआ है जिस तरह, तो ये जो साइन है, ये जो मार्किंग है, इसका एक मकसद है बनाने का। वो जो साइन है वो ये बता रहा है कि इस शिप का जो बो है वो बड़ा और इस शेप के अंदर है। अगर आपको फ़ैन नुमा शिप के इस जगह ऊपर की तरफ कहीं भी कोई फ़ैन नुमा बना हो, तो आपको इस तरह फ़ैन नुमा जो मार्किंग नज़र आए किसी भी शिप के फॉरवर्ड के ऊपर, तो आप ये समझ सकते हैं कि इस शिप के अंदर जो है बो थ्रस्टर सिस्टम है और ये इस चीज़ की सलाहियत रखता है, ये पोर्ट से ख़ुद हट सकता है और ख़ुद ब खुद जो है शिप ये बड़े से बड़ा जो है टर्न ले सकता है। तो इसका मकसद यही होता है कि शिप को टर्न लेने में मदद देता है बो थ्रस्टर सिस्टम। शिप का जो वो हिस्सा होता है उसके अंदर गार्डर जो प्रोफाइल है और हैवी जो प्लेट का इस्तेमाल हुआ होता है, जिस हिस्से में टग लिखा होता है और एरो का निशान होता है, ये दोनों साइड पर ये निशान होते हैं और उसके ऊपर जो लिखा होता है टग लिखा होता है। हिंग टोंग 77 शिप की जो ड्राफ्ट मार्किंग है 4 मीटर की है और इसके फॉरवर्ड से बिल्कुल मैंने करीब से इसके देखी 4 मीटर की इसकी मार्किंग है। इस तरह के मुख्तलिफ जो साइन होते हैं या मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं शिप के शेल के ऊपर बनी होती हैं, जो इस तरह की कोई मार्किंग होती है, तो उसके बनाने का एक मकसद होता है। और एक और चीज़ जो ख़ास जो अहम चीज़ हो रहेगी, इस तरह का आपको गोल दायरा होगा और उसके अंदर से एक साइन इस तरफ होगी, उसके शुरू में या आखिर में दोनों तरफ एक एक जो लफ्ज़ लिखा होगा। इस चीज़ का मैसेज देगा कि इसको जो अप्रूव करने वाला है, जो क्वालिटी कंट्रोल है या जो भी इसने अप्रूव किया वो इस कंपनी ने इसको अप्रूव किया। ये हो गई शिप की मार्किंग। अगर हम बात करें हिंग टोंग 77 शिप की, तो जो फर्स्ट टाइम जब वो आके ग्राउंड हुआ था सीवीओ के साइल पर, तो वो किस तरह ग्राउंड हुआ था। जो शिप का जो अगर बात करें हम फॉरवर्ड जो था, फॉरवर्ड ये 2 दरिया की तरफ था, जो फॉरवर्ड था 2 दरिया की तरफ था और जो इसका हाफ था ये किमाड़ी की तरफ था। जब हाई वाटर होता था तो सी का जो पानी था वो आके शिप के इस जो शेल पे हिट करता था, तो शिप जो इस पोजीशन में खड़ा था और जो सी का पानी था वो इस जगह इसको आके हिट करता था। जो शिप ज़्यादा धंसा है वो इसी वजह से धंसा है क्योंकि इसका जो पानी था सी का वो इसको इस शेल पे आके पूरे के पूरे जो शेल पे आके हिट करता था। इसी तरह प्रोपेलर होते हैं, लेकिन टग के अंदर जो प्रोपेलर होते हैं उसके अंदर इतनी सलाहियत होती है कि वो किसी शिप को, बड़े से बड़े शिप को पोर्ट से हटाएं और पोर्ट के साथ लगाएं और किसी किस्म की बार्ज हो या किसी किस्म की हैवी से हैवी जो लोड हो, जिस तरह हम बात करें रिगें जो होती हैं, ट्रैवलिंग रिगें होती हैं, तो उससे भी एक मुल्क से दूसरे मुल्क में ले जाने में मदद जो करता है वो टग करता है। उसकी वजह ये होती है कि इसके अंदर जो सिस्टम होता है थ्रस्टर सिस्टम, ये फिक्स नहीं होता, ये मूवमेंट करता है। इसी वजह से टग इस चीज़ की सलाहियत रखता है, वो किसी शिप को खींच सकता है या किसी शिप को टो कर सकता है। ये 4 किस्म के प्रोपेलर हैं, जिसमें सबसे पहले है थ्रस्टर सिस्टम हो गया, वो जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, ATD टग हो गया, उसके अलावा स्टैंड टग हो गया और ASD टग हो गया। ये 4 किस्म के टग के प्रोपेलर हैं। फायर फाइटिंग का जो सिस्टम होता है टग के ऊपर होता है, मौजूद होता है। अगर कोई इस तरह का मतलब कोई हादसा पेश आया तो वो जो फायर फाइटिंग का जो है ऑपरेशन वो खुद सर अंजाम दे सकता है एक बड़ा टग। सबसे पहला मेरा जो व्लॉग था आज से तकरीबन ये शिप ग्राउंड होने के चंद दिन के बाद आया था और उसमें मैंने एक बात कही थी कि जिस तरह वो शिप साइल पर खड़ा था और मैंने कहा था कि इस सिचुएशन के अंदर दुनिया का कोई बड़े से बड़ा टग जो है इस शिप को पानी के अंदर नहीं ले जा सकता। तो ये मेरी बात कहने की वजह क्या थी और टग क्यों नहीं ले जा सकते शिप को इस किनारे से समंदर के अंदर, और अब जो ऑपरेशन हुआ है वो किस चीज़ से हुआ है, तो सारी बातें करेंगे इस व्लॉग के अंदर। जी, मेरे हाथ में इस वक्त एक पिक्चर है टग की और मैं इस पिक्चर से आपको समझाऊंगा कि टग आखिर इस शिप को जो है किनारे से खींच क्यों नहीं पा रहा। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें दी हैं जो टग के हवाले से, जो ये टग में तकरीबन जो चीज़ें लगी होती हैं, ये वैसे तो ये अब इससे लेटेस्ट आ रहे हैं टग, जो अब आ रहे हैं टग वो लेटेस्ट हैं। इसकी आम सी आपको मिसाल दूँ, ये अब जो फंडर आपको नज़र आ रहा है टायर नुमा, ये ओल्ड फंडर कहलाता है। अब जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रही फंडर की, वो फिक्स फंडर होता है, वो आपके शेलों पर होता है, फॉरवर्ड पर होता है, हाफ पर होता है, इसी तरह वो नीचे आता है ड्राफ्ट तक। तो अब ये ओल्ड फंडर है, इसलिए पिक्चर मैंने निकाला, ये थोड़ा पुराने टग की है तो इसे हम ओल्ड फंडर कहेंगे। ये जो आपको टायर नजर है, टग की जो मार्किंग होती है ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट जो मार्किंग होती है, जो शिप होता है या टग होता है, ये तकरीबन हर शिप और हर जो टग के ऊपर होती है ड्राफ्ट मार्किंग। ये पानी की जो बोट होती है, जो लकड़ी की होती है,
जैसे हम कहें वुड की बोट होती है, उस पर भी ये मार्किंग नहीं होती। ये सिर्फ टग और शिप पर ये ड्राफ्ट की मार्किंग होती है। इसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ पानी के अंदर चल रही है उसकी ड्राफ्ट से उसके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने गहराई के अंदर चल रही है। और इसकी एक और वजह भी होती है कि ये जो ड्राफ्ट मार्किंग होती है, इससे उस जो शिप है उसके ऊपर जो लोड है, खैर टग के ऊपर तो लोड नहीं होता, शिप के ऊपर जो लोड है उस ड्राफ्ट से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि इस शिप के अंदर कितना लोड है। तो ड्राफ्ट मार्किंग का मकसद ये होता है। ये जो मेरे हाथ में पिक्चर, इस टग की जो है ड्राफ्ट है 4 मीटर। तो अगर इसे आप लेके आएंगे 1 मीटर पानी के अंदर तो इसका यहाँ चलना नामुमकिन है। अगर 1 मीटर जो ड्राफ्ट का जो टग होगा उसे आप 1 मीटर पानी के अंदर लेके आएंगे तो वो चल पाएगा। 4 मीटर का टग है और आप उसे 1 मीटर के पानी के ड्राफ्ट के अंदर लेके आएंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अमूमन जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मीटर के होते हैं और कम से कम जो आम ड्राफ्ट का जो टग है वो 1 मीटर है। इस वक्त जो शिप खड़ा हुआ है ये तकरीबन 1 से 2 फुट पानी के अंदर खड़ा हुआ है। यहाँ से टग इसे नहीं ले जा सकते, जब विंच खींच के इसे पानी के अंदर लेके जाएगी और पानी भी उस टग के लेवल का होगा, उस टग के लेवल का होगा जो टग उसे खींचने आया तब वो टग उसे खींचेगा। अगर टग उसे दूर से ज़ोर लगाएगा, फ़र्ज़ करें हम टग दूर खड़ा करते हैं और दूर से टग ज़ोर लगवाते हैं, टग वो अपनी फ़ोर्स नहीं लगा पाएगा जो टग को फ़ोर्स लगानी पड़ेगी। जो आप इसके अंदर जो चीज़ यूज़ करते हैं फोर्स के दरमियान में, जो टग किसी चीज़ को खींचता है तो उसके अंदर ज़्यादातर रोप का इस्तेमाल होता है, तो फिर ज़ाहिर है ये कि रोप टूट जाएगा। तो टग को जिस चीज़ को खींचना है उससे करीब तर होना चाहिए। तो इसलिए टग इसे खुश्की से खींच के पानी में नहीं जा सकता। इस शिप को भी पानी में होना चाहिए, कम से कम इतने पानी में हो कि जितने टग का जो ड्राफ्ट है उस पानी में हो तो टग इसे खींच सकता है। तो ये तो हो गया हमारे टग की बात। मैं थोड़ा सा आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ शिप खड़ा है और इसके साथ इसके काफ़ी नुकसानात हो रहे हैं शिप को, जो मैंने देखे हैं। इसके अगर आप शेल देखें, साइडों के जो शेल देखें, इस पर काई जमी हुई, बिल्कुल काई जमी हुई है। और शिप की जो लाइफ होती है, इसका जो पेंट होता है मुसलसल इसको पेंट होता रहता है। अगर कहीं देखते हैं कोई पेंट कहीं से डैमेज हो रहा है तो उसको चिपिंग करके दोबारा से पेंट होता है। तो अब तकरीबन इसको 45 दिन हो गए ग्राउंड हुए और इसका जो शेलों का पेंट है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और उसकी जो नीचे की जो लोड लाइन के हैं वो भी बिल्कुल, जो इसके नीचे का रेड ऑक्साइड जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गया। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह अब इसका नेक्स्ट ऑपरेशन जो होगा उसमें ये जो शिप जो है यहाँ से जाने में कामयाब होगा। कुछ हादसात और कुछ चीज़ें जो है किसी चीज़ को मशहूर कर देते हैं। अगर हम बात करें स्विस कनाल वाले हादसे की तो उसमें एवरगिवन जो शिप था वो काफ़ी मशहूर हुआ, वो काफ़ी वायरल हुआ। और इसी तरह हैंगटोंग 77 शिप की बात करें तो वो भी इसी अपने हादसे की वजह से काफ़ी जो है वायरल हो गया और काफ़ी मशहूर हो गया। इस हादसे ने इसे काफ़ी वायरल कर, अगर ये शिप अपने रूट पे चल रहा होता और इसी तरह चलता रहता और इसके साथ ये हादसा पेश ना आता, या तो ये दुनिया के किसी यार्ड के अंदर कट जाता तो लोगों को पता ही ना होता ये इस तरह का कोई शिप है, हैंगटोंग 77 शिप के हवाले से कोई शिप है भी या नहीं। तो अगर नहीं तो किसी साइल पे खड़े खड़े वहीं स्क्रैप हो जाता। इस ऑपरेशन में सबसे जो अहम चीज़ ने किरदार अदा किया है वो विंच ने किरदार अदा किया है। तो विंच अगर हमें देखनी हो विंच किस तरह की होती है, क्या काम करती है, तो विंच सिर्फ हमें मिलेगी गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड के अंदर। तो गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड का मैंने एक मुकम्मल व्लॉग बनाया और जहाज़ के ऊपर एक बहुत बड़ा ऑयल टैंकर है उसके ऊपर मैंने जाके बनाया और उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। विंच जो काम करती है पानी से जहाज़ को खुश्की की तरफ खींचने में मदद देती है। तो विंच जो आप गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में जाएंगे तो जगह जगह आपको खुश्की के ऊपर विंचे जो नस्ब मिलेंगे, उनसे सेलिंग वारें जो है पानी की तरफ जा रही होंगी और शिप उससे हैंग किया होगा। जिस तरह हाई वाटर होता है तो जैसे ही हाई वाटर होता है तो आहिस्ता से विंच जो है जो जहाज़ को खुश्की की तरफ खींचती है। और आपने अक्सर गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड में देखा होगा कि जहाज़ खुश्की के ऊपर खड़े होते हैं। तो हाई वाटर हुआ तो उन्होंने जहाज़ को खींच लिया खुश्की की तरफ, और जब लो वाटर होगा वो वहाँ उसको होल्ड कर देंगे। फिर दोबारा जब हाई वाटर होगा फिर उसे जहाज़ को खींचेंगे, जब लो वाटर होगा उसे वहाँ होल्ड कर देंगे। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता वो जहाज़ को खुश्की पे ले आते हैं। हैंगटोंग 77 शिप के ऑपरेशन में जो इन्होंने विंच का मदद ली है, जिस विंच की मदद ली है वो उन्होंने एक विंच नस्ब की होती है बार्ज के ऊपर। बार्ज अमूमन एक आम किस्म की होती है और उसका जो फर्स्ट डे की होता है और उसके अंदर टैंक होते हैं, तो अक्सर जो है चीज़ें आगे पीछे ले जाने में बार्ज काम आती है। और अगर कहें आयल वगैरह इस तरह की चीज़ों में बार्ज काम आती है, लेकिन यहाँ इन्होंने बार्ज के ऊपर इन्होंने विंच नस्ब की हुई थी और इसी तरह एक विंच इन्होंने किनारे के ऊपर नस्ब की हुई थी। तो पहली जो विंच थी उन्होंने उस विंच से उसे जहाज़ को सीधा किया और दूसरी जो विंच थी जो बार्ज के ऊपर नस्ब थी उस विंच ने से खींच के पानी के अंदर 200 मीटर लेके गई विंच। ये हैवी किस्म की विंच थी जो विंच बार्ज के ऊपर नस्ब थी। तो हम बात करें विंच चलती किससे, अगर इनके पास इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है तो विंच इलेक्ट्रिक सप्लाई से भी चलती है, 3 फेज की मोटर इसके साथ लगी होती है। तो यहाँ जो मैंने विंचें देखी है आपको वीडियो में नज़र भी आ रही है, जनरेटर के साथ, तो मतलब ये
उसको चला रहे थे। जनरेटर इनके पास साथ उसके लगे हुए थे, वो जनरेटर से उन विंचों को चला रहे थे। तो विंच ने इस ऑपरेशन में जो किरदार अदा किया, जो जहाज़ को 200 मीटर जो है पानी के अंदर लेके गई है, वो विंच ही किनारे से पानी के अंदर जहाज़ को लेके गए। तो ज़ाहिर है 200 मीटर के अंदर जब ये विंच से पानी के अंदर जहाज़ को लेके गई और टग का लेवल नहीं था, ये टग उस तक पहुंच नहीं पाया, तो उससे पहले ही उन्होंने एक दफ़ा नाकाम हुआ और विंच ने उसे जहाज़ को छोड़ा और दोबारा जो कहते हैं रस्सा टूटा और दोबारा जहाज़ दूसरे पॉइंट पर आके ग्राउंड हो गया। तो ये तो हो गई विंच की बात। तो मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन थी जहाज़ के हवाले से और जो चीज़ें मैंने रेल में देखी, तो मैंने कहा चले एक मुकम्मल व्लॉग बनाऊंगा, उसमें आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूँ आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा आपको। और जो दोस्त नया चैनल पे और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई जगह पर और किसी नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।